नमस्कार। तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग कोशिका लगभग कोशिका के कोशिकांग खत्म कर दिए थे, ठीक है। तो हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी यानी सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है, तो हम लोग इतना पढ़ लिए थे। देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी को पिता अरस्तु, बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु कहा जाता है और जूलॉजी के पिता भी अरस्तु कहा जाता है। एक बात देखिए, शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बार फिर से बैठ जाए, ठीक है। तो जूलॉजी के पिता अरस्तु जाता है और बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। तो हम लोग जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए थे। जूलॉजी में हम लोग सेल पढ़ना स्टार्ट किए थे, यानी कोशिका के खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन उसने मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन 1674 ईस्वी में एंटोनियो लीवेनहॉक का वैज्ञानिक ने आया, उसने क्या किया? जीवित कोशिका खोज की, यानी जीवाणु के खोज किया। तो जीवाणु के खोज एंटोनियो लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया, इसीलिए उसे बैक्टीरियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनियो लीवेनहॉक को। और साइटोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? ये रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि कोशिका खोज किया था। कोशिका को बायोलॉजिकल टर्म में साइटो कहा जाता है। तो साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है और बैक्टीरियोलॉजी के पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। लेकिन दो व्यक्ति स्लाइडेन स्वान 1839 में एक सिद्धांत दिए जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने बताया कि शरीर के हर एक अंग कोशिका से मिलकर बना होता है। उसने बताया कि शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है। देखिए, कोशिका में आगे हम लोग कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन 1881 में किया था। वो केंद्रक सबसे बड़ा होता है। कोशिका के अंदर का कोशिका सबसे बड़ा केंद्रक होता है। कोशिका का ब्रेन होता है, ठीक है। इतना चीज हम पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है तो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। और कोशिका यानी कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, ये भी पढ़ लिए थे। कोशिका द्रव पढ़ लिए थे। और देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ साइड पर वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। राइबोसोम की खोज किसने किया? जी.ई. पैलेट ने किया था। लाइसोसोम का किसने किया था? डी दुबे ने किया था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन देख लीजिएगा लोग, याद कर लीजिएगा लोग। राइबोसोम जी.ई. पैलेट और लाइसोसोम डी दुबे ने किया था। लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो दूसरे कोशिका पर छिड़क देता है और उसको खत्म कर देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आइटम बम, कोशिका के अंदर का आइटम बम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए, वैक्यूल्स मतलब रसधानी, जंतु में छोट होता है और प्लांट में बड़ा होता है। यह पानी को स्टोर करने में काम करता है। गोल्जी बॉडी पदार्थ के परिवहन का काम करता है, इसीलिए कोशिका के अंदर के यातायात मतलब कोशिका के यातायात गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने ही किया था। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन कोशिका में नहीं पाया जाता, इसीलिए वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन 10% गेलियन सेल है तंत्रिका तंत्र के अंदर। ब्रेन के अंदर ही 10% गेलियन सेल है, जिसमें ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी गेलियन सेल में विभाजन होता है। इसी गेलियन सेल में विभाजन के कारण ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। अब हम लोग शॉर्ट रिवीजन हम लोग का फाइनल हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के अगला, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, ठीक है। सेल यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका के यानी सेल के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। सेल दो प्रकार का होता है। देखिए, कोशिका का जब खोज किया गया, ठीक है, उसके बाद कोशिका को दो प्रकार में बांट दिया गया। कुछ दूरबीन से लगा कर देखा गया तो इसमें कुछ कोशिकांग मिस है और कुछ कोशिका में कुछ ज्यादा कोशिकांग है, ठीक है। इसी आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। एक भाग बांटा गया प्रोकैरियोटिक और एक बांटा गया यूकैरियोटिक, ठीक है। तो हम लोग पहले का बातेंगे प्रोकैरियोटिक। इंग्लिश लिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है हमको, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसे प्राथमिक सेल यानी प्राथमिक कोशिका कहा जाता है। क्यों प्राथमिक कोशिका कहा जाता है? क्योंकि धरती पे सबसे पहले जो कोशिका आया था वो प्रोकैरियोटिक ही आया था। और आपको पता होना चाहिए कि धरती पे सबसे पहले जंतु का निर्माण कहाँ हुआ? तो समुद्र में यानी पानी में हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक ही आया था। अभी भी समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो प्रोकैरियोटिक ही मिलेंगे, ठीक है।
अभी भी समुद्र के अंदर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक ही मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक को प्राथमिक सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले धरती पे प्रोकैरियोटिक ही जन्मे थे, यानी पैदा हुए थे, ठीक है। इसे प्राथमिक कहा जाता है। फर्स्ट लिख दे रहा है प्राथमिक, छोड़िए प्राथमिक लिख दे रहा है, प्राथमिक, इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। और यूकैरियोटिक को, और देखिए, और ये प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है, यानी सबसे पहले हुआ तो उतना विकसित नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब अभी वाला तो विकसित हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो ये प्राथमिक है, इसलिए ये अविकसित है, यानी बहुत कम, अल्प विकसित कहिए या अविकसित है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या, ठीक है। तो ये अविकसित कोशिका होता है, अविकसित कोशिका होता है, ठीक है। अविकसित कोशिका क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक सेल यही है, ये अभी भी ये प्राथमिक सेल है, तो ये चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही के वैसे ही रहे। तो इस चक्कर में, वैसा ही के वैसा ही रहने के चक्कर में ये विकसित नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए इसे अभी तक अविकसित कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए, जैसे गांव में, शहर में तो नहीं, लेकिन अभी भी भारत में बहुत ऐसे गांव है, बहुत ऐसा प्रथा है जो अभी भी चाहते हैं लोग कि वैसा ही कि वैसा ही रहे, वो कभी विकसित हो ही नहीं, ठीक है। तो वैसा ही कि वैसा ही रहने का चाह रहा है, कुछ धार्मिक लोग हैं, ठीक है, बहुत ऐसा प्रथा है जो चाहते हैं लोग कि वैसे के वैसे ही रहे, ठीक है। तो वैसे ही ये भी भारत के कुछ कैटेगरी का है प्रोकैरियोटिक सेल, जो चाहता है कि नहीं, हम भारत के कुछ धार्मिक है या कुछ प्रथा है जो चाहता है वैसे के वैसे ही रहे, कभी विकसित नहीं हुए, वैसे हम चाहते हैं कि हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, विकसित नहीं होंगे। इसीलिए इसे हम लोग, इसे वैज्ञानिकों ने क्या, अविकसित कोशिका बताया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका और प्राथमिक कोशिका होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग का अभाव होता है, इसका मतलब कोशिकांग उसमें नहीं होता है, अभाव का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये अविकसित कोशिका है। लेकिन देखिए यहीं पे यूकैरियोटिक यूरोपियन कोशिका इसको समझ लीजिए, अमेरिकन कोशिका समझ लीजिए, फ्रांसीय कोशिका समझ लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा विकसित है, ठीक है, इसीलिए इसे विकसित कोशिका कहा जाता है। ये धार्मिक या कुछ गलत प्रथा के चक्कर में नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चाहता है कि हम जितना विकसित हो सके, हम लोग जान सके, दुनिया में हम फैल सके, ठीक है। हम जितना विकसित हो सके उतना हम विकसित होंगे। विकसित होने के चक्कर में ये बहुत ज्यादा विकसित है, इसीलिए इसे विकसित कोशिका कहा जाता है। विकसित सेल, विकसित कोशिका कहा जाता है। और ये तो प्राथमिक सेल है, तो दो गो है, तो एगो प्राथमिक कह दी, तो एगो के द्वितीय कह दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है। क्वेश्चन पूछा था कि अविकसित और विकसित इसमें से कौन है, तो विकसित यूकैरियोटिक है, अविकसित प्रोकैरियोटिक है। प्राथमिक सेल प्रोकैरियोटिक। हम लोग जितना हम लोग हैं, हम लोग के अंदर जो कोशिका होगा, आप लोग बताइए कि प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा? बताइए आप लोग, प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा? गलत। अरे भोचू, हम लोग विकसित हैं, ठीक है। तो विकसित है तो हम लोगों में यूकैरियोटिक, जो विकसित कोशिका होगा वही तो हम लोगों में होगा। हम लोग विकसित हैं तो हम लोगों में क्या होगा, यूकैरियोटिक, ठीक है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक के आप लोगों को थोड़ा सा झलक दिखा दिए, ठीक है। यूकैरियोटिक के थोड़ा सा झलक दिखा दिए। जो ये यूकैरियोटिक है, इसमें जंतु और पादप, जंतु और पादप दोनों में कौन पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका। क्योंकि पादप भी विकसित और जंतु भी विकसित और ये कोशिका भी विकसित, तो विकसित कोशिका विकसित जंतु और पादप में, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जंतु और पादप में पाया जाता है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देखिए। ये तो बता दिए कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, ठीक है। लेकिन इसमें राइबोसोम पाया जाता है। वो भी कौन, 70S। पिछले वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि 70S और 80S क्या है, तो 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये बता, देखिए इसमें रसधानी, तो पादप में रसधानी बड़ा होता है और जंतु में रसधानी कम होता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में अंतर यही पूछता है कि 70S वाला किस में पाया जाता है और 80S वाला किस में पाया जाता है। तो ये तो आप लोगों को हम लोग पिछले वीडियो में हम बता दिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस में 70 और किस में 80S पाया जाता है, ठीक है।
तो इतना आप लोग थोड़ा सा समझा दिए, बाकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, जंतु, ठीक है। तो कोशिका के दो प्रकार, जो हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं जंतु, उसमें का यूकैरियोटिक के कोशिका जंतु पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग कोशिका के एक चीज हम बताए थे आपको, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम बताए थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्रोमोजोम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में जब केंद्रक हम पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा हम बताए थे कि केंद्रक में क्रोमोजोम पाया जाता है, ठीक है। आज हम क्रोमोजोम टॉपिक के पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंदर क्रोमोजोम पाया जाता है, तो क्रोमोजोम के हम लोग टॉपिक के पढ़ रहे हैं। देखिए ये है क्रोमोजोम, इसका हिंदी होता है गुणसूत्र, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो देखिए जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम, ठीक है, इसके अंदर यानी क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। अब डीएनए के बाहर कर दे, डीएनए क्रोमोजोम के अंदर पाया गया, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए पाया गया। अब देखिए अब डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, ठीक है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। देखिए शुरू से समझिए, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, जीन, ठीक है। तो क्रोमोजोम की खोज वार्लेयर, लेकिन अभी वार्लेयर मत समझिए, पहले समझिए क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लड़कों को, ठीक है। देखिए क्या चीज का कंफ्यूजन, क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, कि अनुवांशिक का वाहक कौन है, ठीक है। तो क्रोमोजोम, डीएनए और जीन तीनों ऑप्शन वाला है, तो माथा पगला जाता है कि मारे क्या, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले तो केंद्रक के अंदर होता है ये सब, लेकिन केंद्रक के अंदर कौन, क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन होता है। तो देखिए जीन को ही कहते हैं अनुवांशिकी के इकाई। अनुवांशिकी के इकाई किसे कहा जाता है, जीन को। इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिकता कौन लेके जाएगा, गुण कौन लेके जाएगा, जीन लेके जाएगा। इसका मतलब इकाई कौन हो गया, जीन। इसका मतलब आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा कि अनुवांशिकता की इकाई जीन को बताएं कि क्रोमोजोम को कि डीएनए को, तो आप लोग बता दीजिएगा किसे बताना है, जीन के, क्योंकि सब के इकाई कौन है, जीन। जब इकाई जीन है इसका मतलब ये ले जाता होगा। इकाई मतलब पहले के वीडियो में हम बता दिए थे कि कोशिका इकाई है, इसका मतलब शरीर का हर एक जगह कोशिका पाया जाता होगा, और कोशिका में वो हर एक चीज होता होगा जो शरीर को चाहिए। वैसा ही एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए जीन में वो हर एक चीज होगा जो चाहिए, इसलिए तो इकाई है। जब यही चाहिए तो यही इंपॉर्टेंट है, इसका काम है, ठीक है। तो ये समझा दिए। अब क्रोमोजोम के बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र। तो देखिए सबसे पहले देखिए आ गया क्रोमोजोम, गुणसूत्र, उसका हिंदी होता है गुणसूत्र। देखिए जो मनुष्य में यानी हम लोगों में, हम लोग क्या है, मनुष्य हैं, तो मनुष्य में ये गुणसूत्रों की संख्या होता है 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा। इसका मतलब 23 जोड़ा मतलब कितना, 46 गो, संख्या में 46 गो। तो जब जोड़ा में पूछेगा तो 23 मारिएगा, लेकिन संख्या में पूछेगा तो 46 मारना। देखिए गुणसूत्र की खोज किया था वार्लेयर ने, गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वार्लेयर ने। तो गुणसूत्र जो है ये कोशिका हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर यहाँ पे क्रोमोजोम बना देना है, इसके इस तरह दीवार होता है, ये हो गया गुणसूत्र, ठीक है। तो इसके ये ऊपरी जो दीवार है, ऊपरी जो दीवार है, ठीक है, इसे कहते हैं सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बना के बता रहे हैं कि ऊपरी दीवार नहीं चल रहा है। ऊपरी दीवार को क्या कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा है, गुणसूत्र के ऊपरी दीवार को सैटेलाइट कहा जाता है। देखिए ये है क्रोमोजोम, ठीक है, एक फिगर बना दे रहा है, और इतना इस सब क्रोमोजोम है, इस तरह, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम समझा दे रहे हैं कि ऊपरी दीवार है, तो ऊपरी दीवार को कहा जाता है सैटेलाइट, ठीक है, क्रोमोजोम के। देखिए ऊपरी दीवार को सैटेलाइट, जो ये मध्य में है, क्या है, ये मध्य में, ये चीज मध्य के भाग, दीवार नहीं, मध्य भाग, यहाँ भाग लिखिए, भाग, मध्य भाग को क्या कहता है, सेंट्रोमर। इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा क्रोमोजोम के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो सेंट्रोमर कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये मध्य भाग है, ये मध्य भाग को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमर, ठीक है।
अब देखिए ये है ऊपरी दीवार को सेटेलाइट कहा जाता है, वैसा ही एक नीचे वाला दीवार है, हर एक जगह यहाँ पे बनाइएगा तो बनेगा। तो निचले दीवार को क्या कहा जाता है? टेलोमर, ठीक है, टेलोमर कहा जाता है निचले दीवार को। लेकिन इसके अंदर इस तरह धागा जैसे संरचना बना होता है, इस तरह देखिए, इस तरह जैसे कि DNA हो गया तो इससे इस तरह खींचेगा, तो इसके अंदर इस तरह धागा जैसे संरचना बना होता है, ठीक है, धागा जैसे। तो ये धागा जैसे जो संरचना है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ऑरन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। तो इसलिए ऊपर वाले भाग को सेटेलाइट, मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर और नीचे वाले भाग को टेलोमर, और धागा जैसे संरचना उसे क्या कहा जाता है? ऑरन कहा जाता है। ये है गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र के इतना शुरुआत कर दिए, ठीक है। आगे बता रहा है तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इस तरह का फिगर बनाइएगा और इस तरह खींच के बनाइएगा कि कौन मध्य है और कौन फिगर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। देखिए तो क्रोमोसोम के ऊपर नीचे मध्य भाग धागा जैसा संरचना पढ़ लिए, ठीक है। अब कहने इसमें सबसे बड़ा होता है कोशिका, ये है सबसे बड़ा आपका कोशिका, ठीक है। इस कोशिका के अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, बताए थे, देखिए न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये वाला फिगर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये वाला फिगर क्रोमोसोम का है, ठीक है, रीजनिंग टाइप का ही, समझिए ध्यान से। न्यूक्लियस के अंदर ये वाला क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। देखिए ये वाला फिगर जो है ये है डीएनए क्रोमोसोम के अंदर। अब सबसे अंदर, इसका मतलब डीएनए के भी अंदर क्या पाया जाता है? जीन। डीएनए के अंदर भी क्या पाया जाता है? जीन। समझ में आया? इसका मतलब जीन सबसे छोटा है और इस सब में विद्यमान है, सबसे नीचे है, इसका मतलब सब में तो ही है कि नहीं है? सब में विद्यमान है। इसका मतलब डीएनए, इसका मतलब अनुवांशिक के इकाई क्या होगा? अनुवांशिकी के इकाई जीन होगा, ठीक है। तो अक्षय कुमार को क्या पता उस फिल्मिया में, कौन फिल्मिया था वो, इंटरटेनमेंट में बोला था डीएनए हूँ, डीएनए से हूँ। अरे उसको बोलना चाहिए कि आपका जीन है मेरे अंदर, हम आपके जीन से आए हैं। समझ में आ गया? जीनवा न सबसे छोटा है, ई न लेके आया है, ई न यूनिट है, न्यूक्लियर होता है डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए आरएनए तो बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि वांशिकी के अध्ययन, वांशिकी के इकाई क्या है? जीन है, ठीक है। वांशिकी के इकाई जीन है, सबसे छोट होता है जीन, ठीक है। तो ये आपको समझाना था, इस तरह का फिगर बनाइए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यही है अनुवांशिकता। इसका मतलब अनुवांशिकता का इकाई देखिए, इसी जीन पर माता और पिता के गुण पाए जाते हैं। गुण किस पर पाया जाता है? माता पिता के, माता और पिता के गुण किस पर पाए जाते हैं? तो इसी जीन पे पाए जाते हैं। माता और पिता के गुण इसी जीन पे पाए जाते हैं। इसका मतलब पिता और माता के कोशिका में जो जीन रहेगा वही आपके अंदर ही वही आएगा, ठीक है। देखिए जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, तो बॉडी बिल्डर उसके कोशिका के अंदर बॉडी नहीं होता है, समझ में आया? उसके कोशिका के अंदर बॉडी नहीं होता है, नहीं तो उसका बेटा अगर पैदा होता है तो उसके भी अंदर सांप, वो भी बॉडी बिल्डर होगा, ठीक है। तो कोशिका के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये जो कोशिका के बाहर होता है, ठीक है, अंदर आता तो उसका बेटा भी जीन लेकर पैदा होता है। तो देखिए जो कोशिका के अंदर जीन में होता है वही औलाद में आता है, ठीक है। तो माता पिता का गुण किस में पाया जाता है? जीन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए आपको बता दिए। देखिए ह्यूमन में 23 जोड़ा होता है, मतलब 46 गो संख्या में होता है क्रोमोसोम। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग डीएनए आरएनए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। देखिए गुणसूत्र तो ह्यूमन में 46 जोड़ा पाया जाता है, मतलब 23 जोड़ा पाया जाता है, 46 को। देखिए ह्यूमन में मतलब देखिए बता दे रहे हैं कि फीमेल में और मेल में कितना कितना पाया जाता है। तो देखिए मेल में क्या पाया जाता है? मेल में 22 जोड़ा एक्स और वाई, ये दोनों 22 मतलब 22 जोड़ा मतलब 44। तो 44 से सेम पाया जाता है कि 44 फीमेल और मेल में सेम पाया जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो लिंग निर्धारित करता है एक्स वाई, ये फीमेल और मेल में अलग अलग पाया जाता है। तो देखिए मेल में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, दोनों गुणसूत्र पाया जाता है। ये गुणसूत्र ही तो है, ये वो
एक्स एगो वाई। समझ में आया? गुणसूत्र ही तो है। तो देखिए दो हमेशा दो रहेगा। तो देखिए तो फीमेल में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, लेकिन मेल में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में ये 44 को तो मेल के जैसा सेम पाया जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक्स एक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्स एक्स। इसका मतलब अगर देखिए अगर मेल का एक्स जीन, मेल का एक्स जीन और फीमेल का भी एक्स जीन, ये दोनों मिल जाए, ठीक है, अगर ये दोनों आके मिल जाए तो 44 को तो सेम सेम पाया जाएगा। यहाँ 44 तो रहेगा, 44 तो दोनों में रहेगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, 44 तो दोनों में रहेगा। लेकिन मिलता कौन है? लिंग निर्धारित करता कौन है कि बेबी होगा या बेबी होगा या फिर बबुआ होगा, मतलब लड़का होगा कि लड़की, कौन निर्धारित करता है? तो यही एक्स और वाई और इसमें एक्स एक्स निर्धारित करता है। ठीक है, तो देखिए अगर मेल का एक्स आके फीमेल के एक्स के साथ मिल गया तो ये तो अब लिंग निर्धारित वाला दोनों एक्स एक्स हो गया कि नहीं? एक्स एक्स। तो देखिए ये एक्स एक्स किसमें है? किसमें है? मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। इसका मतलब इससे जो मिल के जो बेबी बनेगा वो क्या होगा? वो होगा लड़की। लड़की। समझ में आया? लड़की कब होगी? जब मेल के भी एक्स और फीमेल के भी एक्स आके मिल जाए तब क्या होगी? लड़की। लेकिन अगर देखिए ये 44 तो हर बार सेम रहेगा, प्लस में जो लिंग निर्धारित करेगा वो देखिए मेल का हो गया वाई, मेल का आ गया वाई और फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स है, तो मेल का वाई आएगा, फीमेल का तो एक्स ही एक्स आएगा और फीमेल का आ गया एक्स। अब देखिए अब ये लिंग निर्धारित करने वाला क्या आ गया? एक्स और वाई आ गया। तो देखिए एक्स और वाई किस में होता है? मेल में होता है कि फीमेल में? एक्स और वाई ऑल्सो मेल में होता है कि फीमेल में? तो आपको पता है एक्स और वाई मेल में होता है। इसका मतलब जब इस मेल से बनेगा तो इसमें क्या बनेगा? इसमें लड़का बनेगा। समझ में आया? एक्स और वाई जहां मिलेगा तो लड़का बनेगा। यहां से आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे, ठीक है, कि लिंग निर्धारित में हमेशा मेल के ही कॉमन बात है। अगर मेल का एक्स आ गया तो लड़की बनेगी, मेल का अगर वाई आ गया तो लड़का बनेगा। इसका मतलब जब क्वेश्चन पूछता है कि लिंग किसके निर्धारित, लिंग किस पर निर्धारित होता है? माता पर कि पिता पर? तो देखिए मेल क्या होता है? पिता। इसका मतलब लिंग निर्धारित किस पर होता है? पिता पर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा है कि लिंग निर्धारण किस पर होता है? माता पर कि पिता पर? तो पिता पर। याद रखिएगा पिता से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, देखिए पिता के एक्स आएगा तो बेबी, वाई आएगा तो मतलब बेबी में लड़की और वाई आएगा तो बेबी में लड़का। ठीक है, अब फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स एक्स होता है, तो एक्स एक बार आएगा और फीमेल और मेल का एक्स मिलेगा तो लड़की, और एक्स फिर एक बार आएगा और मेल का वाई मिलेगा तो लड़का। इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। ठीक है, थोड़ा सा हम फ्रेश बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी समझा दिए हैं। ठीक है, बस इसको इसी तरह उतार लीजिए लोग। ठीक है, कि मेल के एक्स मिलेगा तो लड़की, मेल के वाई मिलेगा तो लड़का। ठीक है, लिंग निर्धारित कौन करता है? तो पिता। माता पिता में कौन लिंग निर्धारित करेगा? तो पिता करेगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। देखिए इसी क्रोमोसोम की संख्या याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु में देखिए, जीवाणु ये वही जीवाणु है जो एंटोनियो लीवेनहॉक ने इसका खोज किया था। ठीक है, इसमें इसमें क्रोमोसोम का संख्या एगो पाया जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए धरती पर टेरिडोफाइटा जब हम फाइलम पढ़ाएंगे, मतलब अलग अलग फाइलम, तब हम बताएंगे टेरिडोफाइटा क्या है। बस इस तरह आप सिंपल में याद रखिएगा। जितना घास भूस आप देखते हैं ना जिसमें फूल और नहीं होता है, सब क्या है? टेरिडोफाइटा। जमीन पर जितना लती टाइप के घास भूस देखिएगा सब टेरिडोफाइटा है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा फाइलम में सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 1600। देखिए चिंपैंजी रहेगा क्योंकि दुगो होता है, एक्स और वाई। ठीक है, तो चिंपैंजी में कितना? चिंपैंजी में ठीक है 48 होता है। देखिए 2 से 3 गो में 48 होता है, जो हम आपको याद करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए चिंपैंजी, आलू, तंबाकू, तीनों में क्या होता है? 48। इसका मतलब आलू और तंबाकू इस सब में 48 क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या होता है।
चिंपैंजी, आलू और तंबाकू में 48 क्रोमोसोम होता है। और ह्यूमन में ये तो बताने जरूरत है नहीं है, 46 आया समझ में, ह्यूमन में 46। ठीक है, और कुछ याद करवा दे रहे हैं। देखिए हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर रखिएगा। प्याज में कितना होता है 16 गो, ठीक है, मक्का में कितना होता है 20 गो, ठीक है, टमाटर में कितना होता है 24 गो। और एक चीज 3 बार सांस लेने वाला उभयचर मेढक बचपन में गल्फर से सांस लेता है, जब हम लोग जैसा जवान होता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, और जब बूढ़ा रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। ये 3 चीज से सांस लेने वाला मेढक, इसमें 26 गो क्रोमोसोम होता है। कितना होता है 26 गो। तो इतना क्रोमोसोम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन यहीं से क्रोमोसोम की संख्या रिपीट करता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्रोमोसोम पर हैं, केंद्रक के अंदर का क्रोमोसोम पर है, संख्या पर है, किस जंतु में कितना पाया जाता है ये पर है, और इसी हाथ से एक्स और वाई की मेल से कितना आता है, फीमेल से कितना आता है, ठीक है, ये पर है। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, उसी में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, तो कल डीएनए और आरएनए को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखते रहिएगा लोग, इसका रिवीजन करते रहिएगा लोग। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।